Good evening, all. Let's continue with metallurgy. Now we'll start with purification of zinc. Purification of zinc. Okay, guys. Now in case of zinc, zinc के major minerals कौन से रहते हैं? तो zinc के minerals बहुत सारे हैं, guys. ठीक है. वैन एक्रेल तक हम लोगों ने खत्म कर दिया था लास्ट टाइम, करेक्ट बोल रहे हो? तो गाइस जिंक के मेजर ओर्स कौन से? सबसे पहला तो जिंक का ओर रहता है जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड इससे स्पेलराइट भी बोला जाता है. ZnS, इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा था जिंक ब्लेंड का. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स नहीं, सॉलिड स्टेट में. ठीक है भाई. गाइस उसके बाद रहता है जिंकाइट. जिंकाइट इज ZnO. थर्ड रहता है कैलामाइन विच इज ZnCO3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग आ सकते हैं. तो गाइज ये कुछ उसके मेजर ओर्स हैं. इसके अलावा भी और बहुत सारे आ सकते हैं. ठीक है, तो और एक रहता है फोर्थ, जिसका मुझे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. तो ये जस्ट लिख के रखना और इसका नाम ढूंढ लेना इंटरनेट पे, या फिर बुक में भी अगर तुम लोग देख लोगे, रेफर कर लोगे, तुम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, तो Zn2SiO4 विलेमाइट या समथिंग इसका नाम रहता है. विलेमाइट करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, आई गेस विलेमाइट. ठीक है गाइस, तो ये जस्ट तुम लोगों को नाम पता रहना चाहिए, सो दैट अगर इनके ऊपर एमसीक्यूज में पूछा गया, अगेन हम लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद रहे, मतलब जैसे मुझे अभी विलेमाइट याद तो आ गया, बट अगर तुम लोग ये नाम देख के जाओगे और वहां पे वो दिखेगा तो टिक करने आना चाहिए, उतना तो हम लोगों को आना ही चाहिए. ठीक है, बाय हार्ट अगर हो रहा है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ भी लोगों को बाय हार्ट नहीं होता. ठीक है, विलीमाइट, ओके इट्स विलीमाइट. मैंने उसको विले लिख दिया है, तो विलीमाइट है ये, विलीमाइट. अच्छा डबल एल है, ओके डबल एल, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी थी. तो विलेमाइट. ठीक है, तो गाइज ये कुछ जिंक के मेजर ओर्स हैं. एंड अब जिंक को हम लोग प्यूरिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, तो जिंक को प्यूरिफिकेशन, जिंक का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग पहली बात, हम लोग इसमें प्यूरिफिकेशन की कौन सी मेथड्स यूज करेंगे? तो स्टेप्स इन्वॉल्व. स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व रहते हैं गाइज? तो सबसे पहले रहता है कॉन्सेंट्रेशन. अब गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली हम लोग किसका करने वाले हैं? जिंक सल्फाइड का. मुझे बताओ जिंक ब्लेंड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे? जिंक ब्लेंड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे? क्रॉस फ्लोटेशन, करेक्ट बोल रहे हो गाइस. याद रखो, फॉर कॉन्सेंट्रेशन वी विल यूज क्रॉस फ्लोटेशन. ठीक है, क्रॉस फ्लोटेशन बिकॉज इट इज अ सल्फाइड ओर. ठीक है, तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग हमेशा क्रॉस फ्लोटेशन यूज करते हैं. सल्फाइड ओर है, ओके तो ये फ्रॉथ में आ जाएगा एंड बात खत्म. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करेंगे, सल्फाइड और हम लोगों को मिल जाएगा. अब गाइस ये सल्फाइड है और हम लोगों को रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके जाना है. रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके जाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम लोग इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे रोस्टिंग. अब मुझे बताओ, रोस्टिंग इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है, करेक्ट. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड गाइस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक सिंपल रिएक्शन है जो तुम लोगों को पता भी रहेगी, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस SO2 मिल जाता है. SO2 गैस इवॉल्व हो जाती है जो कि हम लोग H2SO4 प्रिपेयर करने में यूज करते हैं. ठीक है, तो याद रखो दिस H2SO4. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, द गैस इवॉल्व, मतलब अगर उनको एक्चुअल में कुछ अच्छा भयंकर क्वेश्चन बना रहे हैं तो व्हाट दे विल आस्क, इन रोस्टिंग ऑफ zinc blend a gas, X gas is evolved which is used in preparation of or else which is used in some other industry where it is used to prepare a strong acid. What is the gas या फिर what is the acid prepared? ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है? तो यूज्ड इन H2SO4 प्रिपरेशन. H2SO4 प्रिपरेशन. तो हम लोग इंडस्ट्री में यूजुअली कोई भी चीज वेस्ट जाने नहीं देते, और अगर हम लोग इसको ऐसे ही वेस्ट जाने दे दिए, ठीक है, अगर ये ऐसे ही हम लोगों ने एयर में छोड़ दी तो क्या होगा? मतलब
कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ये इतना ध्यान नहीं रखती और समझ लो कि उन्होंने वेस्ट फॉर्म में उसको छोड़ दिया, तो वेस्ट होने की वजह से इसके थ्रू क्या बनेगा, पोल्यूशन होगा। एंड गाइस पोल्यूशन कौन सा वाला, तो इसकी वजह से एसिड रेन होगा। वेरी नाइस। तो गाइस इसकी वजह से एसिड रेन होता है। क्या होता है, इसकी वजह से एसिड रेन होता है। ठीक है, तो गाइस एसिड रेन होने के चांसेस रहते हैं, तो SO2 को हम लोग डायरेक्ट एयर में निकाल नहीं सकते, ये भी याद रखना। ओके, अब गाइस रोस्टिंग तो हो गई, रोस्टिंग में हम लोगों ने अननेसेसरी चीजें निकाल दी। अब रोस्टिंग के स्टेप में ही हम लोग कभी कभार ऐड करते हैं स्लैग, सॉरी स्लैग नहीं, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स कैन ऑल्सो बी एडेड। ठीक है, अब याद रखो फ्लक्स क्या रहता है, फ्लक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। फ्लक्स या फिर एक या इसमें अगर गैंग पार्टिकल है, ऐसे लिख दो, इफ गैंग पार्टिकल इज देयर, इफ गैंग पार्टिकल इज देयर। अब ये रहेगा ऐसे कंपलसरी नहीं है, इज देयर। तो ये दो टाइप के रहते हैं। ठीक है गाइस, याद रखो, नहीं ये फिजिक्स वाला फ्लक्स नहीं है। ओके, तो गैंग पार्टिकल्स गाइस यूजुअली दो टाइप के रहते हैं। एक रहते हैं एसिडिक गैंग पार्टिकल्स, एसिडिक गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ सॉरी यार, तुम लोग मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालते हो ना, तो वो ज्यादा होने लग जाती है। ओके, तो अब गैंग पार्टिकल्स कौन से टाइप के रहते हैं, ठीक है, एक रहता है एसिडिक और दूसरा रहता है बेसिक। अब गाइस एसिडिक गैंग पार्टिकल जो रहता है वो यूजुअली प्रेजेंट रहता है SiO2। एसिडिक गैंग पार्टिकल जो रहता है वो यूजुअली प्रेजेंट रहता है SiO2। एंड बेसिक गैंग पार्टिकल्स जो रहते हैं वो रह सकते हैं FeO या फिर CaO या फिर कोई भी एक बेसिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है गाइस? देखो, एसिडिक गैंग पार्टिकल मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या, तो मेटालिक ऑक्साइड। ये तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा। ठीक है, अब गाइस इसमें P2O5 भी प्रेजेंट रह सकते हैं, मतलब फास्फोरस का ऑक्साइड भी प्रेजेंट रह सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं फ्लक्स। याद रखना, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं फ्लक्स। गैंग पार्टिकल्स को गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स कंबाइन होके बनाता है स्लैग, फ्लक्स कंबाइन होके बनाता है स्लैग। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ, इफ गैंग पार्टिकल इज एसिडिक, इफ गैंग पार्टिकल इज एसिडिक, माय वॉइस इज ब्रेकिंग और व्हाट, एम आई क्लियरली ऑडिबल गाइस? हेलो, ओके, तो इफ गैंग पार्टिकल्स आर ओके, आई एम नॉट क्लियरली ऑडिबल ना, इट इज क्लियर ना? हाँ, ओके, if gang particle is acidic then we will add basic flux, करेक्ट बोल रहे हो? तो गाइस एसिडिक अगर गैंग पार्टिकल्स रहेंगे then we'll add basic flux, and if gang particle is basic, if gang particle is basic then we will add acidic flux। गाइस याद रखो, मेटलर्जी में तुम लोगों को कुछ भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं रहती, कॉमन सेंस है। तुम लोगों को MCQs आने वाले हैं, तुम लोगों को ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि जिंक सल्फाइड में हम लोग कौन सा स्लैग फ्लक्स ऐड करते हैं। दे विल आस्क दैट zinc ore contains impurity of SiO2 or else P2O5 or else some other non-metal oxide. Which of the following particles or which of the following compounds can be used as a flux? तो एसिडिक अगर होगा तो तुम लोगों को नीचे बेसिक कंपाउंड ढूंढना है, अगर बेसिक स्लैग होगा, बेसिक गैंग पार्टिकल होगा, तो तुम लोगों को नीचे एसिडिक फ्लक्स ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एसिडिक फ्लक्स इज देयर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज, देखो ये मैं बार बार ये स्टेप लिख के नहीं दूंगा, ये तुम लोगों को हर एक प्यूरिफिकेशन के मेथड में दिखती ही रहेगी ये स्टेप। एसिडिक फ्लक्स अगर होगा, ठीक है, तो हम लोग एसिडिक फ्लक्स नहीं, सॉरी, एसिडिक गैंग पार्टिकल्स अगर होंगे, एसिडिक गैंग पार्टिकल्स अगर होंगे, तो हम लोग फ्लक्स जो यूज करते हैं, सस्ता फ्लक्स चाहिए, सस्ता। मुझे बताओ सबसे सस्ता बेस कौन सा रहता है? ये हम लोगों ने पढ़ा था एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा है। सस्ती चीजें हम लोगों को चाहिए गाइस, NaOH बहुत महंगा आता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत महंगा आता है। सबसे सस्ता बेस कौन सा रहता है? सबसे सस्ता बेस रहता है चूना। याद आ रहा है कुछ, मैंने पढ़ाया था, चूने की ट्यूब 2 रुपए की मिलती है ना। तो गाइस सबसे सस्ता फ्लक्स रहता है चूना, तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे। एंड इसकी अगर रिएक्शन पूछी तो SiO2 प्लस CaO गिविंग अस Ca, गिविंग अस CaSiO3। गाइस देखो, हम लोग एक इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे जितनी सस्ती चीजें होंगी उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, उतने हम लोगों के पैसे बचेंगे। ठीक है, तो गाइज
क्या बोल रहा था मैं, हाँ इसका नाम रहता है कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। एंड लाइकवाइज इफ बेसिक गैंग पार्टिकल्स आर देयर, बेसिक गैंग पार्टिकल्स आर देयर, तो हम लोग फ्लक्स जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, फ्लक्स हम लोग अभी कौन सा यूज करेंगे, तो गाइस सबसे सस्ता एसिड या फिर सबसे सस्ता एसिडिक फ्लक्स जो रहेगा वो सिलिका ही रहेगा ना, रेत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सैंड, अरे H2SO4 नहीं, सस्ती चीजें गाइस, हम लोगों को चीप चीजें चाहिए, तो सैंड पार्टिकल वो तो सबसे सस्ते रहते हैं, SiO2 जो कि एसिडिक भी है और में ही मिलता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अब जरा दूसरी रिएक्शन लिख के देखते हैं, तो FeO प्लस SiO2 गिविंग अस FeSiO3, दिस इज कॉल्ड एज आयन सिलिकेट, ठीक है। गाइज याद रखो यहाँ पे SiO2 जो था वो गैंग था, इम्प्योरिटी था, मिट्टी थी, रेत चिपकी हुई थी हम लोगों के ओर को, जो हम लोगों को निकालना था, ठीक है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो फ्लक्स था, जो हम लोगों ने बाहर से एकदम सस्ते में मिलता है इसलिए इसको ऐड किया था। अब यहाँ पे आयन ऑक्साइड जो है वो गैंग है, इसे रिमूव करने के लिए हम लोगों ने फ्लक्स ऐड कर दिया है SiO2, ठीक है, ओके। तो गाइज लिख दो, ये कंप्लीट कर, देखो ये पार्ट हर एक प्यूरिफिकेशन में आ सकता है, ठीक है। तो तुम लोगों को आयन के केस में भी ये वाला पार्ट दिखेगा, गैंग प्लस फ्लक्स गिव्स स्लैग, और जिंक केस में भी दिखेगा, कॉपर केस में भी दिखेगा, एल्यूमिनियम केस में भी दिखेगा। तो ये वाला पार्ट मैं अभी वापस बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तुम लोगों को इसकी थियोरी समझ में आनी चाहिए। अगर एसिडिक गैंग है तो हम लोग यूज करेंगे बेसिक फ्लक्स, ठीक है, और अगर बेसिक गैंग है तो हम लोग यूज करेंगे एसिडिक फ्लक्स। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो बाकी तो एकदम एकदम ईजी है, ठीक है। तो गाइज राइट इट डाउन, कंप्लीट करो। फिर हम लोग बढ़ेंगे, ये सारी स्टेप, ठीक है, ये सारी स्टेप रोस्टिंग के केस में होती है, ये रोस्टिंग में हो सकती है, रिडक्शन के टाइम पे भी हो सकती है, ठीक है। एम्फोटेरिक यूजुअली नहीं रहता कोई भी, और एम्फोटेरिक होगा तो तुम लोग एसिडिक यूज करो, बेसिक यूज करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट ना गाइस। एम्फोटेरिक कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद बेस। न्यूट्रल ऑक्साइड गाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो गैसेस रहती है, ये क्यों प्रेजेंट रहेंगी, गैसेस तो उड़ जाएंगे ना अपने आप, गैसेस को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उड़ जाएंगी। चलो हो गया गाइस, आगे बढ़े। सॉल्ट्स नहीं रहते, सॉल्ट्स अगर रहेंगे तो डिसॉल्व कर दो, पानी ऐड कर दो गाइस। सॉल्ट्स क्यों, मतलब सॉल्ट्स निकालने में कितना टाइम लगेगा, अगर किसी सोल्यूशन में, मतलब किसी एक ओर में सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको पानी के अंदर ऐड करो, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, फिल्टर कर दो, पानी के अंदर सॉल्ट रह जाएगा, एंड तुम लोगों को फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट नहीं सॉरी, फिल्टर पेपर के ऊपर जो बचेगा उसके अंदर और मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन इन वर्टिकल वर्टिकल रेटॉर्ट फर्नेस, ठीक है। तो क्या ये फर्नेस का नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मेल्टिंग, करेक्ट बोल रहे हो, इस स्टेप को हम लोग स्मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। अब गए स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों के पास जिंक ऑक्साइड है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं कोक, ठीक है। कोक मतलब गैस, कोक मतलब मेरा इंटरनेट आज लैग हो रहा है क्या, कोक मतलब कार्बन, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, कोक मतलब कार्बन, ठीक है। एंड ये दोनों को हम लोग हीट करते हैं, चारकोल, करेक्ट। तो गाइज जिंक ऑक्साइड और कोक, इन दोनों को हम लोग हीट करते हैं, एंड हीट करने के बाद क्या होगा, चलो रिएक्शन लिख देते हैं। तो वर्टिकल रेड डॉट, हाँ, इन दोनों को मिक्स करने के बाद इन दोनों का रेशियो जो रहता है, इसका रेशियो रहता है 40%, इसका रेशियो रहता है 60%, अगेन यू डोंट हैव टू बाय हार्ट इट, एंड इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ब्रिक्वेट्स, ठीक है। इनके हम लोग छोटे छोटे बिस्किट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो अब गाइस इन दोनों को मिक्स करने के बाद मतलब होता क्या है, अब डायग्राम, अगेन डायग्राम तुम लोगों को एकदम अच्छे से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक रैंडम डायग्राम बना के रखना, ठीक है। तो गाइस
ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट है, समझ लो। ठीक है, यहाँ से हम लोग एयर पास करते हैं, हॉट एयर। यहाँ से हम लोग हॉट एयर पास करते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर लोगों ने ऐड करके रखे हैं ब्रिकवेट्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करके रखे हैं ब्रिकवेट्स। दीज आर ब्रिकवेट्स। ओके, अब ये एक बड़ा सा फर्नेस काइंड ऑफ थिंग रहता है। एक्चुअली ये वर्टिकल रिटॉर्ट मतलब हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो गूगल पे जाके इसकी इमेजेस चाहिए तो देख लेना, बट उतना हम लोगों को डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग पास करते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 गैस। मुझे बताओ गाइस, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 गैस इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग पास करते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज, ये हम लोगों ने ग्रुप 14 में देखा था। ठीक है, ग्रुप 14 में कार्बन मोनोऑक्साइड के टाइम पे देखा था। क्या बोलते हैं इसे? प्रोड्यूसर गैस। वेरी नाइस गाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, एंड गाइस उसके बाद कंज्यूमर गैस नहीं। ओके, तो आफ्टर दिस इज कनेक्टेड टू आउटलेट अगेन। ये तुम लोगों को बुक में बहुत अलग डायग्राम मिल सकती है, यहाँ पे बहुत अलग डायग्राम मिलेगी। ठीक है गाइज, याद रखो ये मेरी बनाई हुई अभी के लिए टाइम पास डायग्राम है। हम लोगों को जेई में डायग्राम्स बनानी नहीं रहती। तुम लोगों को तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में डायग्राम बनाने बोल सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तुम लोगों को ब्रिकवेट्स गाइज, यहाँ पे नीचे ब्रिकवेट्स लिखा गया है, तुम लोगों को बोर्ड्स में डायग्राम बनाने बोल सकते हैं। तभी ये डायग्राम डेफिनेटली गलत हो जाएगी, बिकॉज ये अभी मैंने बनाई हुई डायग्राम है। तुम लोगों के बुक में जो डायग्राम है वही देखना। ठीक है, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में अगेन, वो टेक्स्ट बुक अभी तक मैंने रीड खुद ने नहीं की है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। ओके, तो लैग हो रहा है। वैसे लैग क्यों हो रहा है आज? हाउ कम इट इज लैगिंग? बट लैग होता तो ये बार बार लैगिंग अ बिट। ओके, हाउ कम इट इज लैगिंग टुडे? लेट मी सी। हाँ, अरे लैग हो रहा है। ओके, ठीक है। शुड आई रिस्टार्ट माय डिवाइस? एक काम करता हूँ, मैं मेरे मोबाइल पे मोबाइल डेटा यूज करता हूँ। लेट्स सी मोबाइल पे अगर मोबाइल डेटा यूज करने से कुछ हो रहा है क्या। आवाज क्लियर आ रही है गाइस? आवाज? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, अभी वीडियो देखते हैं। अभी देखो, अभी अभी लेट मी सी। नहीं, इट्स लैगिंग। यप, इट इज लैगिंग। गाइस एक काम करते हैं, वीडियो ऑफ रखते हैं, वीडियो ऑफ रखते हैं। ठीक है, वीडियो ऑफ करके कुछ टाइम के बाद देखेंगे अगर इंटरनेट वापस स्टेबलाइज हो गया तो। एनीयू, तो अब गाइस यहाँ पे रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे बताओ जरा? यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? थर्ड पॉइंट लिखा है, अरे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट था कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड था रोस्टिंग, एंड थर्ड है रिडक्शन। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन था। ओके, तो यहाँ पे गाइस रिएक्शन एकदम सिंपल होती है। जिंक प्लस कार्बन, सॉरी जिंक क्या लिख रहा हूं मैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन अकर्स एट 1673 केल्विन। मतलब इन जनरल इट अकर्स एट 1400 डिग्री सेल्सियस। अब याद रखना, अबव, ये मतलब फ्रॉम गिब्स फ्रॉम एलिंगम डायग्राम, अबव 1073 केल्विन विच रिएक्शन is spontaneous? तो कार्बन प्लस O2 gives us carbon monoxide, this reaction is highly spontaneous, ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा था। तो तुम लोग वापस एक बार उस डायग्राम को रेफर कर लो, तुम लोगों के नोटबुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो गाइज अबव 1037 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन, तुम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही मिलेगी। हायर टेम्परेचर पे यही स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को जिंक मिल तो गया गाइज,
यहाँ पे तुम लोगों को जिंक मिल तो गया, बट आगे क्या होगा मुझे बताओ, आगे क्या होगा? यू डोंट हैव टू बाय हार्ट द ऑर्डर, तुम लोगों को एलिंगम डायग्राम दी जाएगी और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम लोगों को बाय हार्ट नहीं करनी है ऑर्डर, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना रिक्वायर्ड डायग्राम तुम लोगों को एलिंगम डायग्राम में दी जाएगी। ओके, अब गाइस मुझे बताओ जिंक यहाँ पे बन तो गया, इसके अंदर अभी जिंक है, बट इस जिंक को सेपरेट कैसे किया जाए? यहाँ पे जिंक बन तो गया, बट इस जिंक को सेपरेट कैसे किया जाए? तो गाइस जिंक इज अ लो मेल्टिंग, Zn is a low बॉइलिंग, मेल्टिंग भी नहीं बॉइलिंग मेटल, ठीक है, वो अराउंड 600 500 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिंक इज अ लो बॉइलिंग मेटल, हेंस एट 1673 केल्विन इट गोज इन वेपर फेज। वो कौन से फेज में चला जाता है? तो वेपर फेज में चला जाता है, इसलिए हम लोग जबरदस्ती इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड फिर यहाँ से जिंक के वेपर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से जिंक के वेपर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये वेपर्स यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, एंड फिर यहाँ से तुम लोगों को ऐसे जिंक के फाइबर्स काइंड ऑफ थिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो गाइस समझ में आ रही है डायग्राम में क्या बोल रहा हूँ? एंड मैंने ये ब्लू बनाने का रीजन क्योंकि ये ब्लूइश कलर का ही रहता है, जिंक इज अ ब्लूइश व्हाइट मेटल, ठीक है, जिंक इज अ ब्लूइश व्हाइट मेटल। अगेन इतनी डिटेल तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। जिंक के फाइबर्स, हाँ गाइस, मतलब छोटे छोटे, अभी वो वेपर फेज में से जब वो सॉलिडिफाइड होता है तो उसके छोटे छोटे धागे काइंड ऑफ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर्स ही दिखते हैं वो थोड़े बहुत, या फिर वायर्स पकड़ लो, वायर्स जैसा कुछ अजीब शेप दिखता है। ओके, तो गाइज अब ये जो जिंक मिला ना, वो 95% से लेके 99% प्योर रहता है। दिस जिंक इज 95 to 99% प्योर। अब मुझे बताओ इसको हम लोगों को 99.9% तक लेके जाना है। लाइफ बॉय वाली जो ये रहती है ना, लाइफ बॉय की क्या रहती है, सफेदी नहीं रहती, जो कुछ रहता है। तो गाइज लाइफ बॉय जैसा हम लोगों को एफिशिएंसी चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्टेप क्या रहती है? प्यूरिफिकेशन, ठीक है। नाउ विल यूज प्यूरिफिकेशन, करेक्ट। तो गाइज इन केस ऑफ प्यूरिफिकेशन व्हाट वी विल डू, मुझे बताओ जिंक का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? जिंक का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? यस गाइज, ये येलो कलर वाले जो सर्कल्स मैंने बनाए थे दे आर ब्रिक्वेट्स। जिंक का प्यूरिफिकेशन मॉन्स प्रोसेस में जिरकोनियम का प्यूरिफिकेशन, जिरकोनियम भी नहीं, निकल का प्यूरिफिकेशन होता है गाइज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी नाइस गाइज। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेटलर्जी, मतलब इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी व्हाट डू वी डू, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, वापस एक बार देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। एंड याद रखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे मेटलर्जी के साथ थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता रहना चाहिए, हम लोगों ने वो पढ़ लिया है बाय द वे। अब एक बड़ा रॉड, एक पतला रॉड, मुझे बताओ बड़ा रॉड जो है वो प्योर रॉड रहेगा या पतला रॉड जो है वो प्योर रॉड रहेगा? जल्दी, विच रॉड इज इन प्योर फॉर्म? थिन वन, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज smaller rod is in pure form, and over here electrolyte used is H2SO4, over here electrolyte is used is, sorry, ZnSO4, my bad, ठीक है। and this is pure zinc, pure zinc, this is impure zinc, ठीक है। impure zinc is acting as a anode and pure zinc is acting as a cathode, ठीक है। अब गाइस एनोड की रिएक्शन हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं, अब मुझे बताओ एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हम लोगों का जो प्योर इम्प्योर जिंक है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में, ऑक्सीडेशन होता है, याद है ना गाइस, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में कैथोड पे प्योर जिंक ने इस Zn+2 को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए,
एंड तुम लोगों को प्योर जिंक मिल गया, ये प्योर फॉर्म में आ गया, ये इम्प्योर फॉर्म में था। तो इम्प्योर फॉर्म में से Zn+2 बाहर निकला। जिन लोगों को समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो, इम्प्योर फॉर्म में से Zn+2 बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर ही छोड़ दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर में से आगे बढ़ते हैं। याद है ये हम लोगों ने किया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर में से आगे बढ़ते हैं, इनको बढ़ा आगे लेके जाने का काम कौन करता है? अपनी बैटरी करती है। एंड फिर ये इस तरफ से ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ चले गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस जिंक Zn+2 ने देख लिया और इसके ऊपर आके चिपक गया। ये प्रोसीजर याद आ रही है, और यहाँ पे एक Zn+2 का एटम ऐड हो गया। आर यू गेटिंग इट? अब मुझे बताओ एनोड की साइज बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी? एनोड की साइज बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी? डिक्रीजेस। तो एनोड साइज डिक्रीजेस एंड कैथोड साइज इंक्रीजेस। कैथोड साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया। अगर एनसीईआरटी में देखोगे 4 लाइन में ये डायग्राम, मतलब डायग्राम नहीं, 4 लाइन में ये पूरा जिंक का प्यूरिफिकेशन खत्म कर दिया है। तो मेरी तरफ से मैंने जितना हो सके उतना कर लिया। अब आगे बढ़े। नाउ विल गो फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। नाउ विल गो फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। बाय द वे गाइस, अगर ये तुम लोगों को, हाँ यहाँ पे एक और एक छोटी सी चीज, मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को लिखा के दी थी, यहाँ पे भी लिख के रखना। गाइस याद रखो, यहाँ पे कभी कभार ZnS O2 के साथ कंबाइन होके ZnSO4 भी बन सकता है, ZnSO4 में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। अब मुझे टेम्परेचर याद नहीं है, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर बोल रहा हूँ, ठीक है, बट तुम लोगों को भावना पहुंच गई होगी। तो एंड हाँ, हम लोगों को यूजुअली कभी टेम्परेचर पूछा नहीं जाता, तो हम लोग इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सो दैट इट डिकम्पोजेज इनटू ZnO एंड SO2। अब रिएक्शन बैलेंस बाद में आराम से कर लेना, ठीक है। इसमें हाफ O2 भी रिलीज हो जाएगा, प्लस हाफ O2, ठीक है। तो गाइज ZnSO4 यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ZnSO4, ठीक है गाइज। तो नीट में गाइस, तुम लोगों को नीट में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाए ऐसे कंपलसरी नहीं, टेम्परेचर हमेशा पूछा जाए ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर हार्डली एक आध 2 बार पूछा गया है। मॉन्स प्रोसेस में तुम लोगों को याद होगा ना, मैंने मॉन्स प्रोसेस में टेम्परेचर लिखा के दिया था 50 to 60 डिग्रीज एंड 230 to 250 डिग्रीज। एक ही प्रोसेस है जिसमें मैंने एग्जैक्ट टेम्परेचर याद रख के लिख के दिया है, बिकॉज वो जेई में एक बार पूछा भी गया था, ठीक है। तो टेम्परेचर पूछा जा सकता है, बट अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज कितना याद रखोगे टेम्परेचर, कितना याद रखोगे ना, एक लिमिट रहती है। तो कंसेप्ट ज्यादा याद रखो, यूजुअली वहां पे कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाता है, ठीक है। आई नेवर सजेस्ट यू टू बाय हार्ट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। चलो, तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं सिल्वर एंड गोल्ड की प्यूरिफिकेशन की तरफ। यस, चलो तुझा, अच्छा लास्ट पार्ट बाकी है। तो तुझा यहाँ पे सिर्फ जिंक है, यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिंक प्रेजेंट है, कॉपर तो है ही नहीं, तो कॉपर का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता। गेटिंग इट? अगर हम लोग ZnSO4 के बदले CuSO4 यूज करते ना, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कॉपर का डिपोजिशन होना चाहिए, वो करेक्ट है। गेटिंग इट? बट यहाँ पे कॉपर है ही नहीं। Zn रिडक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, करेक्ट बोल रहे हो। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल थोड़ी ना देख रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिख रहे हैं। तो तुझे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही कराते हैं, बैटरी है ना अटैच्ड, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही कराते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकंड इज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो गाइज गोल्ड एंड सिल्वर का तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो यू टेक सिल्वर, you react it with KCN or else NaCN in presence of O2। सिल्वर का हो जाता है ऑक्सीडेशन
एंड ऑक्सीडेशन होने के बाद इट फॉर्म्स के Ag Cn ट्वाइस प्लस KOH, ठीक है। एंड वाटर भी कुछ ना कुछ बनेगा आई गेस, मोस्ट प्रोबेबली। नहीं, वाटर इस तरफ रहना चाहिए, इस तरफ वाटर रहना चाहिए। गाइस अगेन दिस रिएक्शन वी जस्ट हैव टू बैलेंस इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे 8 सिल्वर यूज होता है, नहीं सॉरी 4 सिल्वर यूज होता है, 8 KCN यूज होता है। यहाँ पे ये 4 आ गए और यहाँ पे ये आ गया 4 बज गए तो 4 OH, तो यहाँ पे 2 वाटर आते हैं। एंड नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। लीचिंग की प्रोसेस है, करेक्ट बोल रहे हो गाइस, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है गाइस, कुछ भी नहीं होता। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इसको लीच कर लिया, सोल्यूशन में से लीच कर दिया। अब हम लोगों के पास जो भी सिल्वर का ओर था, मतलब सिल्वर यूजुअली हम लोगों को नेटिव फॉर्म में मिलता है, बट उसको धूल मिट्टी या फिर कुछ छोटे मोटे केमिकल्स या फिर छोटे मोटे मेटल्स अटैच रह सकते हैं, तो वो निकालने के लिए, लीच करके निकालने के लिए हम लोग इसके अंदर KCN ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब मुझे बताओ KCN के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप रहती है हाइड्रोमेटलर्जी, नेक्स्ट स्टेप रहती है हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी मतलब इस स्टेप का नाम है नथिंग एल्स, ठीक है। एक्वियस सोल्यूशन ऑफ Zn प्लस Zn हम लोग ऐड करते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसके अंदर एक रिएक्टिव मेटल ऐड करते हैं, कि CN4 सॉरी CN2, इसमें हम लोग ऐड करते हैं जिंक, ठीक है। अब जिंक अपना खुद का एक नया कंपाउंड बनाता है K2ZnCN4 एंड Ag जो है वो निकल जाता है, ठीक है। गाइज इस स्टेप का नाम रहता है हाइड्रोमेटलर्जी। एक्वा रीजिया से प्यूरिफिकेशन क्यों नहीं होता, बिकॉज गाइज हम लोगों को सस्ती चीजें यूज करनी है। एक्वा रीजिया HCl और HNO3 यूज करके बनता है। यूजुअली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं वो यूज करना भी डिफिकल्ट इन द सेंस करोसिव, खतरा रहता है। इवन KCN इज क्वाइट डेंजरस बट स्टिल, ठीक है। एंड सेकेंडली फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वापस बाहर कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्वा रीजिया में से बाहर निकालने के लिए हम लोग जिंक नहीं यूज कर सकते रहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। Fe is cheaper than zinc, we could use it, most probably we can use it, but उसका भी कुछ तो साइड रिएक्शन होती रहेगी, उसकी भी कुछ तो साइड रिएक्शन होती रहेगी मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, नाउ गाइस सेम रिएक्शन इज फॉलोड फॉर Au, ठीक है। ये सिल्वर के लिए हो गया। Au के लिए तुम लोगों को सेम रिएक्शन याद रखनी है, क्या है रिएक्शन, अगर बाय हार्ट हो तो अच्छी है, मतलब तुम लोगों को एग्जाम में बैलेंस करते बैठने की जरूरत नहीं है। 2H2O प्लस O2 गिविंग यू क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो वी आर गेटिंग के Au Cn ट्वाइस, कितने टाइम्स, तो 4 टाइम्स प्लस 4 KOH। दिस इज द रिएक्शन। इफ दे आर आस्किंग यू कि Au का क्या हो रहा है, मुझे बताओ गाइस। Au प्लस 0 में से +1 में चला जा रहा है, Au क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेरी नाइस गाइस, तुम लोगों का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना सबको, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एंड मुझे बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, मुझे बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन -2 में से, ऑक्सीजन -2 में से, सॉरी -2 नहीं, 0 में से, वही सोचू -2 कैसे, 0 में से -2 में जा रहे हैं, ऑक्सीजन 0 में से -2 में जा रहे हैं। तो गाइज 0 में से -2 में जाना, 0 में से -2 जाना मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। गेटिंग इट और नॉट, ओके। तो लिख दो गाइज, ये कंप्लीट कर दो। अब फाइनली होगा क्या, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग ऐड करेंगे जिंक, ठीक है। जिंक ऐड करने के बाद वी विल गेट K2ZnCN4 प्लस 2Au, ठीक है। तो गाइज याद रखो दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है, ठीक है। वाई वी आर रिएक्टिंग इट विथ KCN, गाइज KCN के साथ रिएक्ट करने का रीजन,
याद रखो दिस Ag इज इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर मतलब क्या, तो इसको कुछ ना कुछ अटैच है, कुछ एक्स्ट्रा के मेटल्स अटैच रह सकते हैं या फिर कुछ मिट्टी सैंड पार्टिकल्स अटैच रह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को प्यूरिफाई कर रहा है। अब इसे प्यूरिफाई करने के लिए व्हाट वी विल डू, तो वी विल मिक्स इट विथ KCN। अब KCN में हम लोग जैसे इसको मिक्स करेंगे, सी यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हम लोगों का ओर पार्टिकल था, सिल्वर का ओर था, जिसमें प्योर सिल्वर ही प्रेजेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा के मेटल्स या फिर कुछ दूसरे सेकेंडरी पार्टिकल्स अटैच्ड है, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स बोल लो या फिर कुछ एक्स्ट्रा की चीजें अटैच्ड है जो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो व्हाट वी डू, वी मिक्स इट विथ KCN सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने KCN का सोल्यूशन ऐड कर दिया वाटर में मिक्स करके, एंड ऊपर से हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस पास करना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो KCN है, धीरे धीरे ये जो KCN है इस सिल्वर को मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिसॉल्व हो रहा है, मेरी भावना पहुंच रही होंगी। एंड ये जो डर्ट पार्टिकल्स है, येलो पार्टिकल्स है, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो नेक्स्ट स्टेप में सिल्वर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया हमारे सोल्यूशन में, अभी पूरी तरह से सिल्वर डिसॉल्व हो गया, एंड जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे की तरफ बैठ गई। बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर में से या फिर कुछ किसी कपड़े में से, यूजुअली कपड़ा यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली, वी विल यूज फिल्टर पेपर, एंड फिल्टर पेपर में से उसे पास करेंगे। जो ये सैंड पार्टिकल या फिर इम्प्योरिटी थी वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, और सिल्वर नीचे की तरफ हम लोगों का कलेक्ट हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर जो प्योर सोल्यूशन है, फिर जो प्योर सोल्यूशन है इसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, तो नाउ दिस सोल्यूशन कंटेन्स ओनली सिल्वर, देन वी विल ऐड सम जिंक पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोग इसमें जिंक पार्टिकल्स ऐड करेंगे। जिंक पार्टिकल क्या करेंगे, अभी जिंक पार्टिकल खुद रिएक्ट करेंगे, एंड सिल्वर जो है जिंक पार्टिकल खुद रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो जिंक पार्टिकल अभी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जिंक पार्टिकल अभी रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब डिसॉल्व हो रहे हैं, एंड सोल्यूशन में से सिल्वर जो है वो नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। तुम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली फेलिंग टेस्ट की नहीं है ना, वो सिल्वर मिरर टेस्ट तुम लोगों को हुई है अभी तक, मतलब हुई है इन द सेंस थियरी में हुई है क्या, थियरी हुआ है, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं हुआ है क्या? ओके, लिटरली तुम लोग वो टेस्ट जब करते हो तो टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर जमता है, मतलब सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब के आजू बाजू में कलेक्ट हो जाते हैं, एंड तुम लोगों को खुद की शक्ल दिखने लग जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हेंस दैट टेस्ट इज कॉल्ड ए सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो तुम लोगों को अभी करने तो नहीं मिलेगा, बट ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। अल्डिहाइड के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होती है वो टेस्ट। तो सिल्वर लिटरली ऐसे मतलब जम जाता है और धीरे धीरे नीचे आ जाता है और जिंक डिसॉल्व हो जाता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो लिख दो, कंप्लीट कर दो इसे। तो ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम लोगों को जस्ट समझाने के लिए थी, क्योंकि तुम लोग लैब में गए ही नहीं हो, तो तुम लोगों को कुछ ये रिएक्शंस डायरेक्ट समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट वाला, यप, टॉलेंस रिएजेंट इतना भी ज्यादा सिल्वर नहीं रहता, सिल्वर इज रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, नहीं हम लोग फेंक देते हैं सिंक में। ओके, तो गाइज तुम लोगों को गोल्ड और सिल्वर की रिएक्शन समझ में आ गई क्या? अब याद रखो सेम रिएक्शन तुम लोगों को AgS के साथ आ सकती है, AgS, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अर्जेंटाइन, ठीक है। अर्जेंटाइन के साथ सेम रिएक्शन आ सकती है, होगा क्या, AgS रिएक्टेड विद NaCN, पहले हम लोग इसको NaCN के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है Ag CN ट्वाइस माइनस प्लस Na2S। ये फर्स्ट स्टेप समझ में, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे, Ag2S आना चाहिए, Ag2S plus NaCN gives us Na, Ag CN ट्वाइस प्लस Na2S, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते चलो, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, और Na कितने हो गए, 2, और ये 4 हो जाएंगे, बस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। गाइज ये समझ में आ रहा है क्या, देखो
ओके, ये रिएक्शन सेम ऊपर वाले रिएक्शन है, तुम लोगों को समझ में आ रही है? सेम टू सेम ऊपर वाले जैसी रिएक्शन ही हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं है। हम लोगों ने NaCN ऐड करके इसमें से सल्फर निकाल दिया और सिल्वर को लीच कर दिया। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं गाइस, इसमें ऑक्सीजन रहता ही है। अब ऑक्सीजन का काम क्या है, मतलब तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो इन दिस रिएक्शन व्हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ये अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। NO2 Na2S प्लस H2O प्लस O2, हम लोग इन्हें जब कंबाइन करते हैं वी गेट NaOH प्लस H2S। अब इसको बैलेंस करते बैठना, बैलेंस करने के लिए 1 2 नहीं, हाँ क्या पता, बैलेंस बाद में गाइस करके रखना, ठीक है, बैलेंस तुम लोग बाद में खुद से करना। बट यहाँ पे ऑक्सीजन काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन काम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इस Na2S के साथ रिएक्ट करने का काम कर रहा है। अब इस रिएक्शन की वजह से हो रहा क्या है, मुझे पता है इस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है। सोल्यूशन में ये जैसे ही बन गया, ये यहाँ पे हम लोगों ने यूटिलाइज कर दिया। मुझे बताओ गाइस, प्रोडक्ट में से हम लोगों ने Na2S निकालते जाते हैं, प्रोडक्ट में Na2S बन रहा है, हम लोग उसको निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट में Na2S बन रहा है, उसको हम लोग निकाल रहे हैं, Na2S बन रहा है, हम लोग उसको निकाल रहे हैं, होगा क्या, Na2S इज नॉट डेंजरस फॉर अस। गाइस इसकी वजह से होता क्या है, मुझे बताओ, प्रोडक्ट निकालने की वजह से होता क्या है गाइस, प्रोडक्ट निकालने की वजह से होता क्या है, कॉम्प्लेक्स इज लेफ्ट, हाँ कॉम्प्लेक्स बच गया, बट उसकी वजह से होता क्या है, लीचिंग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं, हाँ सो हम करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस वेरी नाइस, तो हम का आंसर करेक्ट है। तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी का आंसर है ये, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा एज Na2S एज Na2S इज रिमूव्ड। गाइस ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है, लीच एटलियस प्रिंसिपल। अगर हम लोग प्रोडक्ट कम करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते जाएंगे तो होगा क्या, तो धीरे धीरे रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड में जाना स्टार्ट होते जाएगी। तो ये ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम है टू टेक, ऑक्सीजन का काम है टू रिमूव द प्रोडक्ट, टू रिमूव द प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी के बाहर का है, तो नीट वाले इसको याद ना रखे, बट जेई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में लीचिंग ऑफ सिल्वर में या फिर सिल्वर सल्फाइड में हम लोग ऑक्सीजन की यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करने की जरूरत नहीं है, बट ऑक्सीजन का यूज इतना ही है कि वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने में हेल्प करते हैं। बाकी सेकंड रिएक्शन तुम लोगों को बताया गाइस, सेकंड रिएक्शन क्या होगी, Na2S सॉरी NaAgCN ट्वाइस रिएक्ट्स विद जिंक, ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म Na2ZnCN4 प्लस 2Ag, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोगों को सेकंड स्टेप में मिलती है। तो गाइस सिल्वर और गोल्ड इनका प्यूरिफिकेशन इतना ही है, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रह सकता है, या फिर जेई मेंस नहीं बट जेई एडवांस में तो पूछा जा ही सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, याद रखो जेई मेंस में भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है वो ज्यादा करके एनसीईआरटी में से ही आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से भी आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी के बाहर का थोड़ा पार्ट है, ओके। तो गाइस सिल्वर एंड गोल्ड का प्यूरिफिकेशन हो गया, नाउ थर्ड विल मूव टुवर्ड्स एल्यूमिनियम, थर्ड वी विल मूव टुवर्ड्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब गाइस एल्यूमिनियम का और कौन से रहते हैं, एल्यूमिनियम के और कौन से रहते हैं गाइस, मुझे बताओ, एल्यूमिनियम के और कौन से रहते हैं, सिल्वर और गोल्ड के और नहीं रहते, तुम लोगों को पता होगा, एर्जेंटाइन एक ही था, ठीक है। पहला तो रहते हैं बॉक्साइट, वेरी नाइस, मिनरल्स, सॉरी मैं गलत पूछ रहा हूँ, मिनरल्स कौन से रहते हैं, तो एक रहते हैं बॉक्साइट विच इज नथिंग बट इट्स ओर, ठीक है। बॉक्साइट इज नथिंग बट Al2O3 डॉट 2H2O, ठीक है। सेकेंड आता है क्रायोलाइट, ठीक है। गाइस क्रायोलाइट इज व्हाट, एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। क्रायोलाइट इज व्हाट, Na3Al F6, ठीक है। गाइस सी, कोरेंडम,
कोरेंडम क्या रहता है? तो कोरेंडम इज Al2O3, ठीक है। एंड कैओलिनाइट, डी, कैओलिनाइट, कैओलिनाइट इज नथिंग बट क्ले, Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट H2O डॉट 2H2O, ठीक है। दिस इज नथिंग बट क्ले। जो तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग बहुत सी बार माइका भी बोलते हैं, ठीक है, माइका। तो गाइस ये कुछ हम लोगों के ओर्स है। अब ऑब्वियसली हम लोग क्ले में से एल्यूमिनियम नहीं निकालेंगे, क्रायोलाइट, कोरेंडम, कोरेंडम तो बहुत हार्ड रहता है, उसको प्यूरिफाई करना मतलब ही नहीं है, ठीक है। वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज क्रायोलाइट, सॉरी वी कैन यूज बॉक्साइट, ठीक है। तो माइका, माइका, अरे माइका, MICA, माइका, माइका नहीं रे, माइका नहीं, माइका। ओके, तो गाइज इसका प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? अब प्यूरिफिकेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, मतलब स्टेप्स कौन से स्टेप्स होंगे? तो पहले तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए हम लोग कोई ऐसे स्पेशल, बॉक्साइड के लिए हम लोग ऐसे कुछ स्पेशल मेथड तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग कौन से मेथड यूज करेंगे? तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है, बॉक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग सिंपली ग्रेविटी सेपरेशन यूज कर सकते हैं। गाइस इसके लिए कोई भी स्पेशल मेथड नहीं है, क्योंकि ये ना ही मैग्नेटिक है, क्योंकि ये ना ही मैग्नेटिक है, ठीक है, ना ही इसके अंदर सल्फाइड हो रहा है। तो हम लोग पहले तो ग्रेविटी सेपरेशन यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन यूज करने के बाद हम लोग लीचिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन के बाद सेकंड स्टेप आती है लीचिंग की, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में ही सेकंड स्टेप आती है लीचिंग की। अब गाइस लीचिंग में तीन अलग अलग स्टेप्स है। पहली मेथड है बेयर्स प्रोसेस, पहली मेथड है बेयर्स प्रोसेस, सेकेंड मेथड है हॉल्स प्रोसेस, एंड थर्ड मेथड है हेरोल्ड्स प्रोसेस, सॉरी हेरोल्ड्स नहीं, सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। अब बेयर्स प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं NaOH। गाइस ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी, याद है ना? आज थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। हेरोल्ड्स में हम लोग यूज करते हैं Na2CO3, एंड सरपेक्स में हम लोग यूज करते हैं कार्बन प्लस, क्या यूज करते हैं? कार्बन प्लस O2 नहीं, ALN, कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस नहीं, कार्बन क्या लिख दिया, N2 यूज करते हैं, ओके, नहीं, N2 प्लस कार्बन, N2 प्लस कार्बन, N2 प्लस कार्बन ना, N2 प्लस कार्बन, हाँ, ओके। तो गाइज पहली दो प्रोसेसेस जो है, पहली दो प्रोसेसेस जो है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो पहली दो प्रोसेस हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस के रेड बॉक्साइड के लिए यूज करते हैं, सॉरी आज क्या हो गया पता नहीं, रेड बॉक्साइड के लिए यूज करते हैं। एंड रेड बॉक्साइड में क्या इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती है? रेड बॉक्साइड में प्रेजेंट रहता है हिमेटाइट Fe2O3, ठीक है। एंड दूसरी जो प्रोसेस है वो हम लोग यूज करते हैं व्हाइट बॉक्साइड के लिए, व्हाइट बॉक्साइड के अंदर इंप्योरिटीज रहती है SiO2 की प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस NaOH और Na2CO3 इनकी मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले विल स्टार्ट विद बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस क्या होती है? बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस में ऊपर करना है, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस में हम लोग गाइस क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो Al2O3 इज रिएक्टेड विद NaOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इनके तीनों की रिएक्शन में हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो वी गेट NaAlOH4, और एल्स वी गेट NaAlO2। गाइस तुम लोगों को अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ये दोनों में से एक ही बनता है और दोनों सेम टू सेम है, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, sometimes also referred as sodium aluminate, ठीक है। एंड सॉरी फर्स्ट वन इज सेकंड वन, एंड फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी
टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, याद है ना कि भूल गए? ठीक है गाइस, तो ये हम लोगों को दो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में मिलते हैं, इसमें कोई शक, इसमें किसी प्रॉब्लम? ओके, तो देन इन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग NaAlOH4, ठीक है। कांट वी यूज हाइड्रोलिक वॉशिंग फॉर कॉन्सेंट्रेशन? यस वी कैन यूज हाइड्रोलिक वॉशिंग। याद रखो ग्रेविटी सेपरेशन में विल्फले स्टेबल मेथड भी आती है और हाइड्रोलिक वॉशिंग भी आती है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में ये दोनों आएंगे, यू कैन यूज विल्फले स्टेबल या फिर यू कैन यूज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, दोनों आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप NaLOH4, इसे हम लोग रिएक्ट करते हैं अगेन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम CO2। यहाँ पे हम लोगों को मिलता है NaOH थ्राइस प्लस NaOH बैक। यहाँ पे हम लोगों को NaOH मिलता है वापिस। गाइस याद रखो बैलेंसिंग एंड ऑल हम लोगों को देखना नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे NaOH से NaOH मिलता है। एंड आई हैव मेड वन मोर मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं NaOH, वापस मिलता है वाटर AlOH थ्राइस प्लस NaOH, ठीक है। अगेन बैलेंसिंग से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करना, ये डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे ही याद रख दो, खत्म। अब फाइनली AlOH थ्राइस इज हीटेड, इट इज हीटेड टू गिव अस Al2O3 बैक, ठीक है, इट इज हीटेड टू गिव अस Al2O3 बैक। ओके, तो गाइस ये कंप्लीट कर दो, ये लास्ट टाइम भी रिएक्शंस हुई है। ये 3 स्टेप्स बेयर्स प्रोसेस में होती है। अब सेम स्टेप हम लोग हॉल्स प्रोसेस में कर रहे हैं। अब हॉल्स प्रोसेस में हम लोग सेम स्टेप्स रहती है, सिर्फ चेंज क्या करेंगे, हॉल्स प्रोसेस में हम लोग चेंज क्या करेंगे, हम लोग Na2CO3 यूज करेंगे। तो हॉल्स प्रोसेस, अब हॉल्स प्रोसेस में हम लोग गाइस Na2CO3 यूज करते हैं। तो Al2O3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O। अब गाइस इसमें तुम लोगों को मिलेगा NaAlOH4 प्लस CO2। अब एक छोटी सी चीज याद रखना, जब कभी कार्बोनेट आयन हम लोग यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती ही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें अब ऐड करेंगे NaAlOH4 प्लस CO2 प्लस वाटर इन एक्सेस। तो वापिस हम लोगों को क्या मिलेगा, विल गेट AlOH थ्राइस प्लस Na2CO3। गाइस तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? NaOH यूज किया था तो वापस NaOH मिलता है। हॉल बेयर्स प्रोसेस में हम लोगों को रिटर्न में NaOH ही मिलेगा बिकॉज वी हैव यूज NaOH। हॉल्स प्रोसेस में हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट मिलेगा बिकॉज वी हैव यूज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब फाइनली AlOH थ्राइस इज हीटेड टू गिव बैक Al2O3, ठीक है। अगर तुम लोगों को ये रिएक्शन अच्छे से समझ के लेनी है तो खुद से बैलेंस करने की ट्राई करना, ये रिएक्शंस बैलेंस्ड हो जाएंगी, सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दीज रिएक्शंस, ठीक है। अगर ये रिएक्शन तुम लोगों को अच्छे से बाय हार्ट करनी है, खुद से बैलेंस करना, मैं भी बैलेंस करके यहाँ पे दे सकता हूँ, बट अगेन आज तक मैंने बहुत सारी रिएक्शन तुम लोगों को बैलेंस करके दिखाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैलेंसिंग पढ़ाया ही नहीं है, अभी बहुत हो गया, लास्ट टॉपिक है, अभी क्या बैलेंसिंग करते बैठू मैं। तो गाइस खुद से बैलेंस करने की ट्राई करना, ये डेफिनेटली रिएक्शंस तुम लोगों को याद हो जाएंगी, ठीक है। Na2CO3 इज नॉट अ कैटलिस्ट, यहाँ पे वो कैटलिस्ट नहीं है गाइस, याद रखो इंडस्ट्रीज में हम लोग जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोगों के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर NaOH यूज कर रहे हैं तो वो वापस अगर मिल गया तो यू कैन अगेन यूज इट इन फर्स्ट स्टेप। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इफ वी आर यूजिंग NaOH एंड वो पहले स्टेप में कंज्यूम हो गया, बट इफ वी कैन रीजनरेट इट देन वी कैन यूज इट अगेन, तो ये रिसाइकल होते रहेगा। इट इज नॉट अ कैटलिस्ट बट हम लोग उसको वापस रीजनरेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन रिसाइकल इट। एंड इंडस्ट्री में हम लोगों को ऐसी चीजें ही बहुत अच्छी लगती है बिकॉज फिर पैसे बचते हैं। तुम लोगों ने वन टाइम में NaOH खरीद लिया, नो डाउट जितना हम लोग यूज करते हैं उतना पूरा जनरेट होगा क्या? नहीं होगा, थोड़ा तो कम रहेगा, कुछ ना कुछ वॉशिंग में निकल जाता है, कुछ ना कुछ साफ करते वक्त निकल जाता है, कुछ ना कुछ कंटेनर को चिपक जाता है।
तो पूरा रीजनरेशन नहीं होता, बट अगर तुम लोगों को 80% भी वापस मिल गया तो यार एटलीस्ट 80% मिल रहा है ना, सफिशिएंट है। तो थोड़े तो पैसे बचेंगे, 80% पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए हम लोग उस रिएजेंट को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब गाइज ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, इसके बाद वाली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने इसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका करेंगे रिडक्शन। बट रिडक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो गाइस सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ी रहेगी, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं हेरोल्ड्स प्रोसेस। जिसमें हम लोग यूज करते हैं हेरोल्ड्स प्रोसेस। हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक है। तो फ्लोरस्पार एंड क्रायोलाइट यूज होता है, करेक्ट बोल रहे हो, ओके। तो गाइज अब यहाँ पे हेरोल्ड्स प्रोसेस में हम लोग यूज क्या करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होता है, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व रहता है Al2O3 प्लस Na3 AlF6 प्लस इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है CaF2, ठीक है। अब ये तो हम लोगों को पता है, ये हम लोगों का बॉक्साइड का ओर ही था। अब यहाँ पे ये इसे हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट, इसे हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट, एंड इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरस्पार। अब गाइस इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यूज क्यों किया जाता है मुझे बताओ। क्रायोलाइट का यूज क्या है, क्रायोलाइट का यूज, इनके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबसे पहले तो इसका यूज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए नहीं, ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में तो कम होगा ही, बट मेजर इसका रोल रहता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये आयनिक कंपाउंड है गाइस, दिस इज आयनिक, ये कंडक्टिविटी बढ़ाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ क्रायोलाइट। एंड मेल्टिंग पॉइंट कम करने का काम इन दोनों का रहता है, डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट। और ये पूरा जो सोल्यूशन है वो मोल्टन स्टेट में रहता है, याद रखना ये पूरा सोल्यूशन तीनों का जो मिक्सचर है, इट इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट, इट इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। कोई शक? अच्छा, तुम लोगों को 10th में सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए था, ठीक है। अभी तुम लोग एक नया सीख गए, देखो दोनों का काम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना तो है ही, बट क्रायोलाइट का स्पेशल यूज रहता है कंडक्टिविटी बढ़ाना, ये आयनिक कंडक्टर है, याद रखना। Al2O3 ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है गाइस, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर ही नहीं सकते, तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे हम लोग, Na3AlF6 का करेंगे। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, सब कुछ था ना, ओके। तो गाइज अब यहाँ पे होता क्या है, डायग्राम बना लो, चलो जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ। तुम लोगों को हुप्स प्रोसेस थी 10th में, हुप्स, हुप्स प्रोसेस थी, अरे बाप रे, सही है फिर। आईसीएससी वालों को है, एसएससी वालों को, एसएससी वालों को हुप्स प्रोसेस थी, आईसीएससी वालों को तो है, वो अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना के उल्टा। सीबीएसई को नहीं थी, ओके। एसएससी वाले, अच्छा इलेबरेट करके नहीं दिया था। तो गाइज ये अभी हम लोग हेरोल्ड्स प्रोसेस ही देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखने वाले हैं। तो याद रखना ये जो कंटेनर है, इसमें ये सारे के सारे अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑल ऑफ देम आर कैथोड्स, ये सारे के सारे कैथोड है जो कि ग्राफाइट के बने, ये सारे के सारे कैथोड है जो कि ग्राफाइट के बने। एंड एनोड जो है वो सिलेंडर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, एनोड जो है वो सिलेंडर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, एनोड जो है वो सिलेंडर के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। एंड फिर हम लोग इसके अंदर फिक्स ऐड कर देते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद ऊपर से हम लोग ऐड करके रखते हैं ग्राफाइट। कोई याद, किसी को याद है ग्राफाइट क्यों ऐड किया जाता है ऊपर से? ऊपर से हम लोग ग्राफाइट की पाउडर ऐड करके रखते हैं, ऊपर से हम लोग ग्राफाइट की पाउडर ऐड करके रखते हैं। किसी को याद है ग्राफाइट क्यों ऐड किया जाता है? CO2 बनाने के लिए नहीं,
हीट को अंदर ही रखने के लिए। याद रखना इस ग्राफाइट का काम जो है ना, वो हीट को अंदर ही रखता है। ग्राफाइट हीट बाहर लिबरेट करने नहीं देता, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो हम लोगों ने मोल्टन फॉर्म रखा है, डज नॉट रिलीज हीट, हाँ करेक्ट बोल रहे हो तो ये हीट को अंदर ही रखने देता है। एंड इनका कनेक्शन गाइस, कनेक्शन एंड ऑल हम लोगों को देखने नहीं है कि कहाँ से कैसे कनेक्ट होता है। एनोड और कैथोड कनेक्टेड रहता है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये तीनों की, ये चारों के चारों ऊपर की तरफ, एंड समझ लो ये ऐसे कनेक्टेड है इधर, ये चारों के चारों इधर से, यहाँ पे बीच में एक बैटरी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को कनेक्शन किधर से कैसे होता है वो सब याद नहीं रखना है, बस एक कैथोड है एक एनोड है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, कैथोड एंड एनोड बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, दोनों के दोनों कार्बन के बने हुए हैं, मतलब ग्राफाइट के बने हुए हैं। ये भी ग्राफाइट है, ये भी ग्राफाइट है, सस्ती चीज है गाइस, सस्ती चीज है, प्लेटिनम यूज नहीं करेंगे। बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि मैं ग्राफाइट बोल रहा हूँ तो और कार्बन बोल रहा हूँ और ग्राफाइट क्यों लिख रहा हूँ, इतना सबको समझ में आता है ना कि ग्राफाइट ही कार्बन है। अच्छा नक्षत्र ने भी आंसर दिया था, सॉरी नक्षत्र देखा नहीं होगा मैंने। ओके, तो गाइस अब एक एनोड है एक कैथोड है, नीचे वाला अंदर वाला जो रहता है वो एनोड रहता है, अंदर वाला जो रहता है वो एनोड रहता है, एंड बाहर वाला जो रहता है वो कैथोड रहता है। अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा गाइस बताओ जरा, व्हाट विल हैपन एट कैथोड। पहली बात याद रखना, NaAlF6, NaAlF, सॉरी NaAlF6 क्यों लिख रहा हूं मैं आज, क्या हो गया मुझे, Na3Alf6, ये जो है वो डिसोसिएट हो जाता है 3Na प्लस एंड AlF6 -3 में, ठीक है, AlF6 -3 में, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस इस चीज का होता है गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस इस चीज का होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करने वाले हम लोग, और इसमें से Al+3 आता है बाहर, इसमें से Al+3 का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। एंड गाइस Al+3 का इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, एट कैथोड, पहले कैथोड की रिएक्शन में लिख रहा हूँ गाइस, तो कैथोड पे क्या होगा, इधर से Al+3 बाहर आया, इधर से Al+3 बाहर आया, Al+3 में हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एंड वी विल गेट Al, एल्यूमिनियम। ये स्टेप समझ के रखो, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पहले Al यहां से बाहर निकला और हम लोगों ने इसका रिडक्शन किया, एंड हम लोगों को मिला एल्यूमिनियम। एनी प्रॉब्लम, अब ये एल्यूमिनियम मिलने के बाद ये एल्यूमिनियम बन गया, अब ये एल्यूमिनियम बनने के बाद बेचारे 6 फ्लोरीन बाहर ऐसे ही रह गए ना गाइस, बेचारे 6 फ्लोरीन बाहर ऐसे ही रह गए, तो इसमें से एल्यूमिनियम निकलने के बाद 3 Na फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर NaF बनाते हैं। आर यू गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है, देखो Al+3 बाहर निकला और यहाँ पे आके रिडक्शन हुआ, 3 Na 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो गए और NaF बनाया, यहां तक समझ में आ रहा है। प्लस अभी भी 3 फ्लोरीन माइनस ऐसे ही बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। अब मुझे बताओ फ्लोरीन इज लेस रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है बहुत कम रिएक्टिव रहता है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है बहुत कम रिएक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। एंड गाइस फिर वो जाता है एनोड की तरफ, वो भागता है एनोड की तरफ, नेगेटिव क्लोरीन भाग गया एनोड की तरफ। देखो आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे Al+3 भी है, Al+3 भी है, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, Al+3 भी है जो कि कैथोड पे भाग रहे हैं, एंड F- भी है जो कि एनोड की तरफ भाग रहे हैं। और ये Al2O3 है ना, वो बोल रहा है भाई मेरा काम क्या है, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड डिसोसिएट होने वाला है क्या, तो वो डिसोसिएट नहीं होने वाला है। यहां तक समझ में आ रहा है गाइस, तुम लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है क्या, Al2O3 को समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि उसका काम क्या है, और ये मतलब बहुत लंबे समय तक मुझे समझ में नहीं आता था कि यहाँ पे Al2O3 क्या कर रहा है, बिकॉज सारी रिएक्शन Na3Alf6 की हो रही थी, करेक्ट। अब गाइस एनोड पे जाके F-, एनोड पे जाके F- अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसका हो जाता है रिडक्शन, तो ये F2 बन गया, एंड प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए,
आर यू गेटिंग इट? अब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, बैलेंसिंग एंड ऑल हम लोगों को देखना नहीं है। अब मुझे बताओ फ्लोरीन, गाइस फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस बन रही है। फ्लोरीन गैस ये मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या रहती है, बहुत लो रिएक्टिव है या बहुत हाई रिएक्टिव है? फ्लोरीन गैस F2 गैस इज वेरी हाईली रिएक्टिव या वेरी लो रिएक्टिव? ऑब्वियसली गाइस फ्लोरीन गैस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैस, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, दिस इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो गाइज F2 यहाँ पे गया, F2 यहाँ पे जाने के बाद इसने रिलीज किया, सॉरी F माइनस यहाँ पे गया, F माइनस यहाँ से बाहर निकला, तो वो क्या बन के निकला, तो ये F2 बन के निकला। एंड ये इतनी रिएक्टिव है कि ये डायरेक्ट कंपाउंड ढूंढना स्टार्ट करती है कि अभी किसके साथ रिएक्ट करूं। तो इसको दिख गया Al2O3, इसने झप करके अटैक कर दिया Al2O3 के ऊपर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बड़बड़ चालू है यहाँ पे? तो F2 गैस जो बाहर रिलीज हुई, उसको दिख गया Al2O3, Al2O3 के साथ उसने रिएक्शन की एंड इट फॉर्म्ड AlF3 एंड O2 गैस बाहर रिलीज की। गैस देखो ये थोड़ा सा उल्टा सुलटा है, तो ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, आई नो। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो NaAlF6 का हो रहा है। Al2O3 यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही पड़ा है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो भी नहीं सकता बिकॉज इट इज आयनिक इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। इलेक्ट्रोलाइसिस आयनिक कंपाउंड्स का होता है। तो गाइज पहले आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, एल्यूमिनियम का हुआ, फ्लोरीन का हुआ, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट थे। बट उसके बाद फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव है, उसने जाके Al2O3 के ऊपर अटैक किया, उसने ऑक्सीजन गैस रिलीज की। ऑक्सीजन गैस रिलीज होने के बाद वो ऑक्सीजन AlF3 बना। अब गाइस AlF3 अगेन इट इज आयनिक, आयनिक कंपाउंड है, तो ये वापस जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट। गेटिंग इट और नॉट? प्लेइंग म्यूजिक, व्हाट इज हैपनिंग? हेलो? नहीं, क्या हुआ? गाइस म्यूजिक बज रही है, व्हाई इट इज शोइंग प्लेइंग म्यूजिक? ओके, ठीक है, आई डोंट नो। ओके, हाँ। तो गाइज नेक्स्ट AlF3 यहाँ पे जाके वापस रिएक्ट करने लग जाएगा, तो ये स्टेप अपने आप रिपीट होते रहती है। एंड जो O2 गैस रिलीज हुई गाइस, जो O2 गैस रिलीज हुई वो क्या करेगी? तो O2 गैस एनोड की तरफ भागेगी, एनोड की तरफ नहीं, कैथोड की तरफ भागेगी। एंड वो कार्बन के साथ, ग्राफाइट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो ये O2 गैस यहाँ पे इन दोनों में रिएक्शन होती है, इन दोनों के रिएक्शन में तुम लोगों को मिलता है AlF3 प्लस O2। ये O2 गैस वापस जाती है इस कैथोड की तरफ एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट होती है। गाइज ये देखो, समझ में आ रहा है? मतलब जितना हो सके डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने बता दिया है। राइट इट डाउन। ये थी हुप्स प्रोसेस, सॉरी हुप्स नहीं, हेरॉल्ड्स प्रोसेस। कैथोड की साइज डिक्रीज होते जाएगी, करेक्ट बोल रहे हो गाइस? दिस इज हेरॉल्ड्स प्रोसेस, लिख दो। अब हम लोग हुप्स देखने वाले हैं, हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस देखने के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, पहले ये हुप्स प्रोसेस देख लेते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पे तुम लोगों को, अरे हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई ना, सॉरी। जो एल्यूमिनियम निकला वो हाई टेम्परेचर रहने की वजह से मोल्टन फॉर्म में निकलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो निकलेगा वो हाई टेम्परेचर रहने की वजह से मोल्टन फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ से एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा हाई टेम्परेचर में, वो मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम की लेयर है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐसे है। एंड इधर से एक आउटलेट रहता है, वो आउटलेट बनाना भी रह गया था, निकलने तो चाहिए ना, कंपाउंड बना तो लिया, अब उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम लोग एक आउटलेट बना के रखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक आउटलेट बना के रखते हैं, एंड इधर से हम लोग वो एल्यूमिनियम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आउटलेट जरा सीधा बना लेते हैं, छोड़ो, इधर से एल्यूमिनियम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एल्यूमिनियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलने वाला जो एल्यूमिनियम रहने वाला है ना गाइस, दैट एल्यूमिनियम अगेन, इज इट 99.9% प्योर? तो नहीं, डेफिनेटली नो। तो दिस इज 95 to 99% प्योर। ठीक है, 95 to 97 भी रह सकते हैं। तो ये नंबर्स एंड ऑल हम लोगों को इतना याद नहीं रखना है, हम लोगों को प्रोसेसेस याद रखनी है। तो अब इसकी प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, एंड प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं हूप्स प्रोसेस। अच्छा, यहाँ तक डिटेल में था बट हूप्स प्रोसेस नहीं थी। ओके, टेंथ में तुम लोगों को यहाँ तक हो गया था ना गाइस, तो टेंथ की थोड़ी रिवीजन तुम लोगों को मिल गई, ऐसे समझ लो। मतलब तुम लोगों को ये पहले से अच्छे से पता है। अब हूप्स प्रोसेस जो है वो थोड़ी नहीं है, वो देख लेते हैं। तुम लोगों को हूप्स थी, हेरॉल्ड्स नहीं थी। ओके, ठीक है, ये सब नीट में पूछा जा सकता है गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट दे कैन आस्क इट इन नीट, बिकॉज यूनिवर्सल है ये आईसीएससी के सिलेबस में भी है, एसएससी के सिलेबस में भी है। तो गाइज ये यूनिवर्सल है। गाइज हम लोग हूप्स प्रोसेस पहले कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। हूप्स प्रोसेस के बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे। हूप्स प्रोसेस का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पूरा अलग कंसेप्ट है, एकदम ही अलग। अच्छा, F2 के पार्ट के बारे में तुम लोगों को नहीं बताया था। ओके, ठीक है। क्रायोलाइट में, क्रायोलाइट का एप्लीकेशन नहीं था टेंथ में तुम लोगों को। ओके, डजंट मैटर। तो गाइज चलो हुप्स प्रोसेस देखे, आगे बढ़े क्या? लिख के हो गया? देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर तुम लोगों को अच्छे से आती है तो ये सारा तुम लोगों को एकदम इजी जाएगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोगों ने अच्छे से नहीं किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, फिर तुम लोगों को बाय हार्ट करने पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज हूप्स प्रोसेस प्यूरिफिकेशन, स्टेप नंबर 3 में हम लोग प्यूरिफिकेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस तुम लोग रिडक्शन बाय कार्बन नहीं यूज कर रहे हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, वाई रिडक्शन बाय कार्बन इज नॉट यूज्ड? इसके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? हम लोग कार्बन से इसका रिडक्शन नहीं करते हैं, तो इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एनसीईआरटी ओपन करनी पड़ेगी। तब तक तुम लोग ये क्वेश्चन लिख दो, एंड मुझे तुम लोग की तरफ से कुछ आ रहा है क्या, मतलब तुम लोगों को कुछ सूझ रहा है क्या, वो बताओ। व्हाट डू यू थिंक गाइस? रिडक्शन बाय कार्बन इज नॉट यूज्ड, क्यों नहीं होगा? तब तक मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ। एनसीईआरटी में ये 6th चैप्टर है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th ही होगा। कैडेनेशन पावर नहीं, अनरिएक्टिव है। कार्बन तो बहुत रिएक्टिव है गाइस, कार्बन बहुत रिएक्टिव है। अरे यार, ये लैग होने लग गया। हाँ, आ गया आ गया आ गया। ओके, तो गाइज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोचो जरा। नाउ यू टेल मी व्हाई रिडक्शन बाय कार्बन इज नॉट यूज्ड। कार्बन के साथ वाला रिडक्शन यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते, क्यों? हाँ यश, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। ऋतुजा, करेक्ट आंसर है। अश्वत, आंसर करेक्ट है, बट जो मुझे चाहिए वो नहीं है। मैंने डायग्राम यहाँ पे ओपन की है, तो इनकरेक्ट आंसर है।
अजिंक्य रॉन्ग आंसर है। नक्षत्र करेक्ट आंसर है। प्रणव रॉन्ग आंसर है। मतलब जिन लोगों का आंसर नजदीक है बट जो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए वो नहीं है, वो अक्षय करेक्ट आंसर है। ऋषिकेश करेक्ट आंसर है। आर्यन नहीं। प्रणव करेक्ट आंसर है। ओके तो गाइस देखो, मैंने तुम लोगों को कल ही ये डायग्राम पढ़ाई थी। इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि एल्यूमिनियम इज बिलो कार्बन, वो तो करेक्ट है। कार्बन इज अबव, वो भी करेक्ट है। बट तुम लोगों को क्या देखना है, जहां पे ये दो पॉइंट्स मिक्स होते हैं वहां पे रिएक्शन होती है, याद है? इस पॉइंट पे रिएक्शन होने वाली है, ये समझ में आ रहा है? और ये पॉइंट कौन से टेम्परेचर पे आ रहा है गाइस? ये पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। पागल हो गए हो? 2000 डिग्री सेल्सियस जनरेट करना, इट इज नेक्स्ट टू, मतलब इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल। आर यू गेटिंग इट? उतने हाई टेम्परेचर पे जाने के बदले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देना पसंद करेंगे। मेरी भावनाएं पहुंच रही है? 2000 डिग्री सेल्सियस हम लोग यूजुअली मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं करते हैं कोई रिएक्शंस एंड ऑल, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में 1000 डिग्रीज में काम बन जाता है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है? तो गाइज दिस इज द रीजन कि बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, याद रखना। एंड हाँ, कल मैं तुम लोगों को ये बताना भूल गया कि ये रेड डॉट्स का मीनिंग क्या है। तो गाइज इस रेड डॉट के ऊपर फेस चेंज होता है। इस रेड डॉट के ऊपर फेस चेंज आता है, फेस चेंज, ठीक है? ये मैं बताना भूल गया था। मतलब कॉपर यहाँ पे इस पॉइंट पे लिक्विड स्टेट में, देखो यहाँ से यहाँ पे ये सॉलिड में था, यहाँ से यहाँ पे ये सॉलिड में रहेगा, इधर से ये लिक्विड में चला जाएगा एंड इसके बाद ये गैस में चला जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही फेस चेंज होती है गिब्स फ्री एनर्जी में सडन इंक्रीज आता है, सडन इंक्रीज आता है। यहाँ पे भी जैसे ही फेस चेंज हो गई इसमें सडन चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। जिंक में भी देखो सडन चेंज गैसियस स्टेट में आती, क्योंकि गैस फेज में एंट्रोपी बहुत बढ़ जाती है। एंट्रोपी बढ़ेगी तो टेम्परेचर फैक्टर बहुत चेंज हो जाता है, पता है ना? एंट्रोपी टी माइनस टी डेल्टा एस रहता है, तो टी डेल्टा एस बहुत बढ़ जाता है। तो गैस फेज आते ही डेल्टा एस बढ़ने की वजह से गिब्स फ्री एनर्जी एकदम ऊपर चली जाती है। अजिंक्य ने कुछ डाउट पूछा है, अजिंक्य कॉपी पेस्ट कर दो उसको एक बार, दिख रहा नहीं है। ओके तो गाइज ये समझ में आया क्या? गेटिंग इट? mg के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करवा सकते हैं, करेक्ट है? mg के साथ वी कैन रिएक्ट इट विद mg, बट जस्ट द प्रॉब्लम इज कि mg के साथ रिएक्ट करने के लिए mg भी तो सस्ता रहना चाहिए। mg इज क्वाइट एक्सपेंसिव गाइस, mg इतना सस्ता नहीं है, मतलब हम वो परवड़ेगा नहीं हम लोगों को, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इंडस्ट्री में हम लोग सस्ती चीजें प्रेफर करते हैं। यप, इट इज नॉन परवडेबल। तो गाइस थर्ड प्रोसेस इज प्यूरिफिकेशन। Purification. Now guys, in case of purification we use Hoops process. Hoops नहीं, Hoops process। Hoops process का इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, एकदम एकदम ही यूनिक है गाइस। Hoops process में हम लोग तीन अलग अलग डेंसिटी के सोल्यूशन यूज करते हैं। तीन अलग अलग डेंसिटी के सोल्यूशन है। नीचे की तरफ रहता है प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है? नीचे की तरफ रहता है प्योर एल्यूमिनियम। बीच में रहता है क्रायोलाइट और BaF2 बेरियम फ्लोराइड का मिक्सचर। एंड ऊपर की तरफ रहता है इम्प्योर एल्यूमिनियम। तीन अलग अलग कलर यूज किए मैंने, बिकॉज इसका आंसर तो लिखो। व्हाई कार्बन इज नॉट यूज्ड? बिकॉज वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। हाई टेम्परेचर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके तो गाइज यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इम्प्योर Al2O3, सॉरी इम्प्योर एल्यूमिनियम। मोल्टन फॉर्म में होने वाला ये इम्प्योर एल्यूमिनियम। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मोल्टन फॉर्म ऑफ, यूज करते हैं हाँ क्रायोलाइट प्लस BaF2। अच्छा क्या हो गया मुझे? Al3 Na Al Na3 AlF6
प्लस BaF2 एंड नीचे यूज करते हैं हम लोग प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है गाइज, ये मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस है बहुत यूनिक है, बहुत बहुत ही अलग है। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या, अगेन जो इलेक्ट्रोड्स है ना ये इधर अंदर की तरफ घुसड़े हुए रहते हैं ऐसे। इलेक्ट्रोड्स जो है वो यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ वायर्स रहते हैं छोटे छोटे, जो करंट पास करने का काम करते हैं। मोल्टन फॉर्म में है, मेटल ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा ही। ठीक है, ऊपर इम्प्योर वाला कैथोड रहेगा या एनोड रहेगा, बताओ। इम्प्योर वन इज कैथोड और एनोड, इम्प्योर वन इज कैथोड और एनोड, एनोड, वेरी नाइस। याद रखना इम्प्योर वाला हमेशा एनोड रहता है पॉजिटिव, एंड प्योर वाला कैथोड रहेगा नेगेटिव। ठीक है, तो गाइज ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस तरफ नीचे की तरफ कैथोड बन गया प्योर एल्यूमिनियम, एंड ये एनोड बन गया इम्प्योर एल्यूमिनियम। अब होगा क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा गाइस, मुझे बताओ एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और Al+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और Al+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो गाइस एल्यूमिनियम जो है वो Al+3 में कन्वर्ट हो गया और उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में से ऐसे ट्रेवल करेंगे, ये बैटरी इसको खींच लेगी, बैटरी इसको इधर से फेंक देगी। बैटरी इलेक्ट्रॉन का पंप रहता है और कुछ नहीं, एक जगह से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन पंप करने का काम करता है। अब गाइस ये एल्यूमिनियम बोलेगा अभी मैं इधर क्या करूं, मैं एक काम करता हूँ नीचे डुबकी मारता हूँ। ये नीचे क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पे आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो पहले से आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, याद है ना, क्रायोलाइट आयनिक फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे पहले से Al+3 था। अब ये Al+3 क्या बोलता है कि भाई ऊपर से एक एक्स्ट्रा का एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में आ गया, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तो ये कैथोड पे चला जाता है। अब ये Al+3 इधर देखो, इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन गाइस आ गए, समझ में आ रहा है, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, इस Al+3 को ये नीचे वाले 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये बोलता है अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर चला जाता हूँ। आर यू गेटिंग इट, ये मतलब कितना मस्त है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है सारी सारी एक्वियस मीडियम में हो रही है। 3 अलग अलग लेयर्स रहती है, बिकॉज तीनों की डेंसिटी अलग रहती है। प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है, क्रायोलाइट और BaF2 की डेंसिटी इंटरमीडिएट फॉर्म में रहती है, एंड ऊपर इम्प्योर है जो कि सबसे लाइटेस्ट रहता है। सब कुछ लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, एंड मतलब सबसे यूनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये रिएक्शन है। एंड कैथोड पे आके ये Al+3 वो 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं एंड एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में बना देते हैं। गाइस इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ लिक्विड स्टेट में मोल्टन फॉर्म में मेटल है, जो कि नीचे आके यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट करके बन जाता है एल्यूमिनियम। आर यू गेटिंग इट, ये समझ में आया। एंड फिर बाद में हम लोग यहाँ से जो आउटलेट रहता है, यहाँ से आउटलेट है समझ लो, उस आउटलेट में से इसको जब चाहिए तब मन होगा तब हम लोग इसको निकाल के ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। कैथोड में एल्यूमिनियम है, यप कैथोड तो प्योर एल्यूमिनियम का ही रहने वाले, कैथोड प्योर एल्यूमिनियम का ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डोर है ऐसे समझ लो, और वो डोर ओपन करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ BaF2, बेरियम फ्लोराइड का यूज क्या है यहाँ पे। BaF2 तो टाइम पास के लिए, मतलब उसका कुछ यूज ही नहीं दिखा। देखो इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे आएगा, यहाँ से ये जो एल्यूमिनियम है ये Al+3 इसका है, ये याद रखना, ये चाहिए तो ऐसे एरो बना के रखना, ये एल्यूमिनियम इधर से आता है। ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं, F- भी नहीं। तो गाइस BaF2 का काम रहता है टू मेंटेन, टू मेंटेन a specific density, to maintain a specific density between pure and impure aluminium.
प्योर एंड इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, सो दैट दे वोंट मिक्स, करेक्ट। और अगर ये नहीं रहेगा तो ये मिक्स हो सकते हैं, मिक्स हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तुम लोगों को पता होगा ये इतना तो, ठीक है। तो हम लोगों को शॉर्ट सर्किट नहीं कराना है। शॉर्ट सर्किट या फिर क्या बोल उससे बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा जनरेट, शॉर्ट सर्किट सर्किट नहीं होगा, जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। यस, तो इन व्हाट इज योर डाउट? 10th में प्योर एल्यूमिनियम ऊपर के स्टेट पे दिया था। अच्छा, ऐसा है। तो यार ये पूरी डायग्राम मैंने उल्टी बनाई है। आज मुझे क्या हुआ है, वेट, लेट मी चेक। क्यों मैं ऐसे उल्टा सुल्टा कर रहा हूँ फिर आज? ये पहले नहीं बोल रहे हो? वेट अ मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, आपने बोला था, शिट। लेट मी चेक, कहाँ पे है? हाँ, कैथोड ऊपर है, अरे यार। डेंसिटी में गाइस गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। आज क्या हो गया मुझे? सारी प्रोसेस ऊपर उल्टी करनी पड़ेगी। प्योर एल्यूमिनियम ऊपर रहता है। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे आज? प्योर एल्यूमिनियम ऊपर रहता है, सारे एरोज उल्टे कर दो। हाँ, सॉरी गाइस। हम्म। ओके गाइस, प्रोसेस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्योर एल्यूमिनियम ऊपर रहता है। प्योर एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर रहता है, एंड इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो नीचे रहता है। इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो नीचे रहता है, ठीक है। एंड अब होगा क्या? इम्प्योर एल्यूमिनियम, इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है, इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो Al+3 बनाएगा। चलो वापस एक बार तुम लोग अभी देख लोगे। इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो Al+3 बनाएगा, Al+3, और वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। फिर वो नीचे से ऊपर चला गया, ये नीचे से ऊपर चला गया तो यहां से एक एल्यूमिनियम बाहर निकला था, यहां से एक एल्यूमिनियम बाहर निकला था। वो बोला कि भाई अगर और एक एल्यूमिनियम आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। ये ऊपर जाने का रीजन क्या है? बिकॉज ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले और ये सर्किट में से ट्रेवल करके चले गए ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे आ गए, एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये एल्यूमिनियम टूट पड़ा, एंड इसने बनाया प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। एरोस थोड़े से उल्टे हो गए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कैथोड था, सॉरी गाइस, तुम लोगों को पूरा इरेज करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। एंड नीचे की तरफ एनोड है। ओके।
चलो गाइस, नाउ विल टेक अ ब्रेक। नाउ विल टेक अ ब्रेक। अभी सिर्फ दो ही चीजें बाकी है, कॉपर और आयन। ठीक है, तो विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक इज टिल 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं बजे अभी तक, 7:50। ठीक है। गाइस रिड्रॉ करना है ऐसे कंपलसरी नहीं है, अगर तुम लोग कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो तो वैसे मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं है।
Yes, guys, am I audible? Because my Zoom meeting is keep getting disconnected and reconnecting. So, am I clearly audible? There is some network issue from my side. Ha, okay. So, I got disconnected. I don't know what is happening today, but my internet connection is not stable today. Usually ऐसे कुछ guys, again I got disconnected. Now I'm talking through my phone. Am I audible? Hello, am I audible? ठीक है. Hopefully now I'm talking through my phone and I'm just going to share my screen. ठीक है. तो hopefully ये काम करेगा. देखते हैं. स्क्रीन शेयरिंग ऑन तो की है मैंने, बट स्क्रीन शेयरिंग दिख नहीं रही है. कैन यू सी इट? नो. एंड okay guys, let me try restarting my Wi-Fi रिस्टार्ट करके देखता हूँ, or else unfortunately we'll have to stop. थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, बट now it is reconnecting again. I don't know what is happening bro. ऐसा क्यों हो रहा है? Wait a minute. आज का दिन ही खराब है, करेक्ट बोल रहा हूँ. बट नहीं, आज कुछ भी करके टॉपिक मुझे खत्म करना है. मतलब करना है इन द सेंस हो जाए तो अच्छा है. छोटा सा टॉपिक है, मतलब ज्यादा कुछ बाकी भी नहीं रहा है. so why we should wait. नहीं, वो कनेक्ट रिकनेक्ट ही हो रहा है. क्या हुआ? लैपटॉप रिस्टार्ट करूं? नहीं, वाईफाई को ही मैं अभी रीसेट कर रहा हूँ. वेट, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ. बट अरे रुको रुको, लेक्चर एंड की बात मत करो जरा. 8 बजे तक मैनेज कर लेते हैं. 8 बजे तक रुक जाओ जरा. मोबाइल डेटा लैपटॉप पे कुछ काम का नहीं रहता. मोबाइल डेटा से मैं भी तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, बट लैपटॉप पे उसका कुछ काम नहीं आता. ओके, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही चला गया है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? वेट, मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है. आई एम डिस्कनेक्टिंग इट एंड आई एम रिकनेक्टिंग इट. वेट अ मिनट. ओके, लेट्स ट्राई रिकनेक्टिंग इट. ट्राई मोबाइल हॉटस्पॉट. मेरे लैपटॉप में मोबाइल हॉटस्पॉट मतलब काम कर सकते. एक बार नहीं हुआ था. एक्चुअली मेरे वाईफाई का ही प्रॉब्लम आ रहा है गाइस. वेट, आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट इट. मोस्ट प्रोबेबली इट विल हैपन. हाँ, ओके, चलो मैंने रिकनेक्ट तो कर दिया है. होपफुली इट विल वर्क प्रॉपर्ली नाउ.
वाईफाई इशू था, सॉल्व हो गया है। हाँ, मोबाइल से ही वॉइस ब्रेक हो रहा था ना, ठीक है, बट अभी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम, देखते हैं। Yes guys, I am here, but it's still not working. 4 मिनट और, 4 मिनट दो मुझे, मैं ट्राई करते रह रहा हूँ, देखते हैं वो कनेक्ट हो रहा है क्या। ओके, कुछ स्टोरी सुनाओ ना, अच्छी आइडिया वैसे। वेट अ मिनट। नहीं गाइस, वो स्क्रीन शेयर ही ऑन नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन शेयर ही ऑन नहीं हो पा रहा है, वापस मैं डिस्कनेक्ट हो गया। डोंट थिंक इट विल वर्क नाउ, आज ही कुछ काम करेगा। आई एम ट्राइंग टू शेयर माई स्क्रीन बट इवन दैट इज नॉट हैपनिंग। 8 बजे तक अगर नहीं हो पाया इंटरनेट का इशू सॉल्व तो विल स्टॉप दिस मीटिंग। 8 बजे तक का टाइम दो मुझे। क्यों हो रहा है आज मेरे साथ ऐसा? एक काम करते हैं, मैं जूम जूम एंड करके कुछ फायदा नहीं, लैपटॉप रिस्टार्ट करके देखते हैं। चलो एक लास्ट फाइनल चॉइस, लैपटॉप रिस्टार्ट करके देखते हैं। उस फाइल को मैं अभी के लिए स्क्रैप में सेव करके रख देता हूँ। फाइल को सेव करके रखते हैं। गाइस तुम लोग मनी मन नहीं बोल रहे हो ना कि नहीं होना चाहिए, और वैसा कुछ बोल रहे होगे उसकी वजह से भी हो रहा होगा। तो मेरा वाईफाई यूजुअली इतना धोखा नहीं देता जितना आज दे रहा है। रिकॉर्डिंग कैसे अपलोड होगी? डोंट वरी अबाउट रिकॉर्डिंग, वो जूम पे होते ही जाएगी। हाँ वही स्टार्ट हो जाना चाहिए। मोबाइल हॉटस्पॉट पे नहीं होगा वो मुझे पता है। जस्ट गाइस 1 मिनट, वो अभी लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट बाकी है, रुको जरा देखते हैं। एक लास्ट ट्राई। चलो रिस्टार्ट तो हो गया है। विच वाईफाई डू आई यूज? मेरा 7 स्टार सुना है तो लोगों ने 7 स्टार। जुहू में है, बहुत लोगों का रहेगा भी घर पे, मतलब जुहू विले पार्ले एरिया में जो लोग रहता है। हाँ ठीक है, अभी 8 बजे, 8 बज के 1 मिनट अगर हो गया और नहीं हुआ तो फिर खत्म बात। चलो गाइज, आई एम ऑनलाइन, रिक्लेम होस्ट, हो जा प्लीज। आई गेस तुम लोग जीत गए। देखते हैं, नहीं हो रहा है। ओके गाइज, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप। देखते हैं, नहीं हो रहा है, इट इज अगेन हैपनिंग।
रिस्टार्ट ही हो रहा है वो, मतलब मीटिंग रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, तो विल हैव टू स्टॉप। हाँ, राउटर मैंने रिस्टार्ट करके देख लिया एक्चुअली, राउटर मैंने रिस्टार्ट करके भी देखा है, राउटर रिस्टार्ट किया, सब कुछ किया, इट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। नहीं, चलो गाइज, ठीक है, नसीब तुम लोगों का आज अच्छा है या फिर खराब है पता नहीं, बट अननेसेसरीली अभी ये चैप्टर एक्सटेंड होगा आज जो खत्म होना था, बट ठीक है गाइज, बाय एवरीवन। पता नहीं कैसे, बट आज वाईफाई भी नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग भी अच्छे से नहीं चल रहा था, तो कुछ तो प्रॉब्लम थी आज के दिन में। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइज, बाय।